ऑलराइट, आज का टॉपिक है हमारा डेवलपमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स। राइट, जब हम डेवलपमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स की बात करते हैं दैट जस्ट सिंपली मींस कि डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है किसी चीज को स्टॉप करना, ठीक है, या ब्लॉक करना या रोकना। ठीक है, तो वहां हमारे डेवलपमेंटल प्रोसेस में काफी सारे ऐसे मेथड्स भी ऑब्जर्व किए जाते हैं जहां पर डेवलपमेंट को रोकने के लिए कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, उन्हें हम डेवलपमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। राइट, दैट मींस जो फैक्टर्स डेवलपमेंट को रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टॉप कर रहे हैं, तो उन्हें हम कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। राइट, तो नॉर्मली जब हम कॉन्स्ट्रेंट्स की बात करते हैं, पहली बात तो हम ये बोलेंगे कि जो हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूलैरिटी हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, तो जो हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं वो इंटरैक्ट करते हैं। राइट, इंटरैक्शन होता है उनमें एंड इंटरैक्शन के कारण फिनोटाइप जो होता है ऑर्गेनिजम्स का वो लिमिट हो जाता है। राइट, डिफरेंट मॉड्यूल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सिग्नलिंग दे रहे हैं एंड उसके कारण इंटरैक्शन के कारण फिनोटाइप लिमिट हो जाता है। राइट, क्योंकि कुछ ना कुछ हद तक सारे एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, कोई स्पेसिफिकली अकेला नहीं है, राइट, कि ग्रोथ करे, सो फिनोटाइप की लिमिटेशन एस्टेब्लिश होती है वहां। नेक्स्ट हम बोलते हैं इन कॉन्स्ट्रेंट्स के कारण चेंज जो होता है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में ही होता है। राइट, चेंज इज ऑलवेज इन सर्टेन डायरेक्शन कि इफ डेवलपमेंट हो रहा है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ होता है, ऐसा नहीं कि यहां से भी डेवलपमेंट हो गया और डायरेक्शन से डेवलपमेंट हो जाए, दिस इज नॉट जस्ट पॉसिबल। राइट, तो चेंज सर्टेन डायरेक्शन में हो रहा है। सेकेंडली हम बोलेंगे कि रिस्ट्रेंट्स ऑन फिनोटाइप। राइट, फिनोटाइप में रिस्ट्रेन किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स या डेवलपमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स। राइट, जब फिनोटाइप पे रिस्ट्रेन किया जाए, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फिनोटाइप को प्रोसीड किया जाए। राइट, तो ये हमारे डिफरेंट बोल सकते हैं डेफिनेशंस हैं डेवलपमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स की, जिसका मीनिंग एक ही है कि डेवलपमेंट के टाइम पे कुछ ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, कुछ ऐसे मैकेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं जो कि डेवलपमेंट को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, ऑल डायरेक्शन में डेवलपमेंट नहीं होने देते। एक जैसा स्ट्रक्चर होता है, हम बोलते हैं फ्रेमवर्क है, फ्रेम मॉडल है, उसके बेसिस पर ही डेवलपमेंट को करवाते हैं, तो उन्हें हम डेवलपमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। जब भी हम डेवलपमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स की बात करते हैं, ये हमें 3 टाइप से देखने को मिलते हैं। फर्स्ट डेवलपमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स हमें हमारा आता है फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट। राइट, नाम से ही हम बोलते हैं फिजिकल है, दैट मींस इसमें फिजिकल प्रोसेसेस जो होंगे वो यहाँ पर वर्क करेंगे। फिजिकल प्रोसेसेस में फिजिकल सेल के प्रोसेसेस भी आ सकते हैं, फिजिकल मूवमेंट्स भी आ सकते हैं, तो ये सारे टुगेदर वर्क करके एक डेवलपमेंट को एक स्पेसिफिक पैटर्न की तरफ लेकर जाते हैं, मूव फॉरवर्ड करते हैं। फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ मैकेनिज्म होते हैं, जैसे डिफ्यूजन की हम बात करें, हाइड्रोलिक्स, फिजिकल सपोर्ट। राइट, जब हम इन सब की बात करते हैं तो ये कुछ फिजिकल प्रोसेसेस हैं। डिफ्यूजन मींस मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे, तो वो चीज भी डेवलपमेंट कॉन्स्ट्रेंट करने में हेल्प करेगी। हाइड्रोलिक्स तो हेल्प करता ही है हमारा फ्लूइड से
बनी हुई है पूरी बॉडी, तो हाइड्रोलिक्स वहां वर्क करेगा। फिजिकल सपोर्ट कौन से सेल को कितना मिल रहा है, किस जीन को कितना सपोर्ट मिल रहा है, उस बेसिस पर भी हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स वर्क करते हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं, जैसे हम वर्टिब्रेट्स में अगर बात करें तो वर्टिब्रेट्स में व्हील ऑर्गेनिज्म या व्हील ऑर्गन हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ऐसी कोई स्ट्रक्चर हमें वर्टिब्रेट्स में अवेलेबल ही नहीं होती। और क्यों अवेलेबल नहीं होती? बिकॉज अगर कोई ऑर्गन सर्कुलर मोशन में है या सर्कुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, राइट, तो वो ऑर्गन हमारा उसका ब्लड सर्कुलेशन पूरा नहीं जा पाएगा, एंड इफ ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा तो डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। इसलिए वर्टिब्रेट्स में हमें मोस्ट प्रोबेबली वीक ऑर्गन्स या ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर विजिबल नहीं रहती, देखने को मिलती ही नहीं, राइट, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा। तो वर्टिब्रेट्स में ब्लड सर्कुलेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, हर ऑर्गन तक ब्लड का सर्कुलेशन होना ही चाहिए, राइट, अदरवाइज डेवलपमेंट और फंक्शंस जो है वो रिटार्ड हो जाते हैं, रुक जाते हैं। नेक्स्ट हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स जो होती है हमारी, वो भी यहाँ पर फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स के अंडर आती है। स्ट्रक्चर जो है उसके पैरामीटर्स कैसे हैं, कैसे पैरामीटर्स वहां पर वर्क कर रहे हैं, प्लस फ्लूइड डायनामिक्स जस्ट रिलेटेड टू हाइड्रोलिक्स, राइट, कि फ्लूइड के क्या मोशंस हैं। डायनामिक का मतलब होता है मोशन, फ्लूइड किस तरह से मूवमेंट शो कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स में इसी के बेसिस पर चलो हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मॉस्किटोज की हम बात करें, राइट, मॉस्किटोज हमने कभी नहीं देखी कि 5 फीट टॉल हमें विजिबल हो हाइट में। इज इट पॉसिबल? नहीं है ऐसा पॉसिबल कि 5 फीट मॉस्किटो हमें देखने को मिले जस्ट हमारी साइज का। इफ ऐसा दिखा या ऐसा हमने देख लिया मॉस्किटो को, हम खुद ही वहां से डर के भाग जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर पैरामीटर्स और फ्लूइड डायनामिक्स ही ऐसे पैरामीटर्स हैं जो मॉस्किटो को इतना बड़ा साइज नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट है जो उसको रोक रहा है कि वो इतनी बड़ी हाइट तो एटलीस्ट अटेन ना ही करे, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट मतलब समझ में आया, हमें रोकना है एक तरह से। व्हील ऑर्गन को वर्टिब्रेट में रोका जा रहा है, स्टॉप किया जा रहा है कि वो वहां फॉर्म ना हो। हाइट को मॉस्किटोज में, इंसेक्ट्स में, कॉकरोचेस में रोका जा रहा है, कॉन्स्ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो इतनी ज्यादा हाइट तो एटलीस्ट अटेन ना करे। तो ये फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स की कैटेगरी में ही हमारे आते हैं। सेकेंडली इसी फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स में हम बात करते हैं कि कुछ फिजिकल पैरामीटर्स हम देखेंगे, जैसे इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारे होते हैं, ठीक है। ये टिश्यूज का कैरेक्टर है, टिश्यू के कैरेक्टर्स होते हैं ये इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि कितनी इलास्टिसिटी है टिश्यू में एंड कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कितना फोर्स वो टिश्यू बियर कर सकता है, राइट, दैट इज इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इन पे भी काफी हद तक हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स डिपेंड करते हैं और डेवलपमेंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। नेक्स्ट हम बोलते हैं कि हमारे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स में हमारे कुछ कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें 6 हम बोलते हैं 6 कैरेक्टर्स सेल में हमारे प्रेजेंट रहते हैं, राइट। जैसे हम बात करें अगर कैरेक्टर्स की, तो सेल डिवीजन, राइट, सेल डेथ, shape change, micro
माइग्रेशन, सेल ग्रोथ, मैट्रिक्स सिक्रीशन। ठीक है, ये 6 सेल के ही कैरेक्टर्स हैं। इन कैरेक्टर्स पर भी फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स डिपेंड करते हैं कि सेल डिविजन किस तरह से होना चाहिए सेल में, सेल डेथ कब होगी, एक लिमिटेड टाइम होता है हर सेल का, हर सेल की एक लाइफ स्पैन है, तब तक ही वो लाइव रहेगा, अदरवाइज उसको डेथ के अंडर वो एपोप्टोसिस के अंडर वो चला जाता है। शेप चेंज, कि सेल किस तरह से शेप चेंज कर रहा है, माइग्रेशन कैसे हो रहा है सेल्स का, गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे जैसे माइग्रेशन होता है, तो क्या वहां पर भी लिमिट है, क्या हर जगह पर माइग्रेशन हो जाता है, शेप चेंज में भी लिमिट है कि शेप चेंज भी वो एक लिमिट में रह के करता है। सेल डेथ भी ऐसा नहीं है, लिमिटेड ही है, हर सेल एक साथ डेथ नहीं कर रहा है, कुछ नंबर ऑफ सेल्स ही डेथ पे जाते हैं, सारे सेल्स एक साथ डेथ पे नहीं जा रहे, सबका लाइफ स्पैन डिफरेंट है। ऐसे सेल डिवीजन भी एक लिमिट तक होता है, सेल ग्रोथ एक लिमिट तक हो रही है। मैट्रिक्स सिक्रीशन, कौन सा सिक्रीशन मैट्रिक्स पोषण कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स जो है यहाँ पर कंट्रोल किए जाते हैं, तभी डेवलपमेंट एक कंट्रोल्ड वे में होगा, राइट। तो सो हम बोल सकते हैं कि फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स में हमारे सेल के कैरेक्टर्स तो प्रेजेंट होते ही हैं, प्लस फिजिकल जो मेथड्स होते हैं जैसे फ्लूइड हाइड्रोलिक्स हो गया, प्रेशर हो गया, कितना प्रेशर है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इलास्टिसिटी है, हाइड्रोलिक्स है, इसके अलावा हम बात करेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस है, ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस हैं। सो इन सारे प्रोसेसेस पर डिपेंड करता है हमारा डेवलपमेंट, राइट। अब हम बोलते हैं कि सेल्स जो हैं वो शीट्स में भी प्रेजेंट रह सकते हैं, राइट, रॉड्स में भी प्रेजेंट रह सकते हैं, एंड ट्यूब की फॉर्म में, ट्यूब के स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट रह सकते हैं। सो सेल्स किस तरह से अरेंज हैं, राइट, इनका अरेंजमेंट कैसा है उस पे भी डेवलपमेंट पैटर्न काफी हद तक डिपेंड करता है। सो नॉर्मली हम यही कहना चाहेंगे कि फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स में फिजिकल मेथड्स के बेसिस पर डेवलपमेंट कॉन्स्ट्रेंट किया जाता है, मतलब हर जगह से डेवलपमेंट नहीं होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही डेवलपमेंट को ले जाया जाता है। सेकेंड कॉन्स्ट्रेंट्स की हम बात करेंगे तो वो हमारे आते हैं फिजिकल के बाद मॉर्फोजेनेटिक कॉन्स्ट्रेंट्स। पहली बात तो ये कि मॉर्फोजेनेटिक है, दैट मींस जो मॉर्फोजेंस होंगे वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, एंड मॉर्फोजेंस क्या करते हैं, मॉर्फोजेनेसिस करते हैं, दैट मींस जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है बाहर से, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, वो यहाँ पर मॉर्फोजेंस पर डिपेंड रहेगी, एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किस बेसिस पर हो रही है, ये एक लेवल तक फिक्स्ड रहता है, मॉड्यूल्स जो होते हैं वो फिक्स करके रखते हैं, राइट। सो इसे हम बोलते हैं मॉर्फोजेनेटिक कॉन्स्ट्रेंट्स। फर्स्टली अगर हम बात करें तो ये मॉर्फोजेनेटिक कॉन्स्ट्रेंट्स हम लिम्ब फॉर्मेशन में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। फर्स्टली अगर हम बोलें तो जब से इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है हमारा, तो 300 मिलियन ईयर्स हमें हो चुके हैं, या इतना टाइम हो चुका है, इतना चेंज आ चुका है हमारे लिम्ब फॉर्मेशन में, राइट। दैट मींस अगर हम बिल्कुल स्मॉल ऑर्गेनिज्म को देखें, एकदम बिल्कुल प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म को, ओल्ड ऑर्गेनिज्म को इफ देखते हैं तो वहां पर लिम्ब्स डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स शो करता है, लेकिन जब हम बिल्कुल मॉडर्न ऑर्गेनिज्म को या हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो वहां लिम्ब स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। तो हम यही बोल रहे हैं कि इतने टाइम से इवोल्यूशन हो रहा है, सो स्ट्रक्चर्स में काफी चेंज आया, लेकिन
स्ट्रक्चर्स में इतना चेंज आने के बाद भी हमें दो जगह पर या काफी सारी जगह पर चेंज देखने को नहीं मिला। और वो चेंज क्यों नहीं मिला? बिकॉज वहां पर कॉन्स्ट्रेंट्स प्रेजेंट थे, एक लिमिटेशन प्रेजेंट था। कॉन्स्ट्रेंट मतलब एक तरह से लिमिटेशन हो गया, ठीक है, एक लिमिटेशन प्रेजेंट था कि डेवलपमेंट इसी डायरेक्शन में होगा, नेक्स्ट किसी और डायरेक्शन में नहीं होगा, राइट? क्योंकि फ्रेमवर्क ऑलरेडी सेट है कि डेवलपमेंट को कैसे होना है। सो यहाँ हम देखते हैं कि कहाँ हमें लिमिटेशन मिला। जब हम बात करते हैं मिडिल फिंगर की, हमारे हैंड्स में मिडिल फिंगर की बात करते हैं, सो हम मिडिल फिंगर को जब भी देखते हैं तो ये कभी हमें शॉर्ट नहीं मिलती, ठीक है? ऑर्गेनिजम्स में मिडिल फिंगर शॉर्ट नहीं देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है बिल्कुल सबसे छोटी मिडिल फिंगर हो हमारे हैंड्स में, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं हुआ ऐसा पॉसिबल? भाई हो सकता था ना कि मिडिल फिंगर शॉर्ट हो जाए, काफी छोटी रहे, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि डेवलपमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं वो आसपास बनाकर रखते हैं चीजों को। दैट मींस मिडिल फिंगर हमारी लॉन्ग ही रहती है, इसको शॉर्ट नहीं किया जाता, बाकी सारी जो है आसपास वाली वो शॉर्ट रहेंगी। तो हम बोल सकते हैं साइडवेज फिंगर्स शॉर्ट। क्यों शॉर्ट है साइडवेज फिंगर्स? बिकॉज यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट्स वर्क कर रहे हैं, राइट? कॉन्स्ट्रेंट्स यहाँ पर वर्क कर रहे हैं जो इसे लॉन्ग नहीं होने दे रहे, इसे लिमिट करके रख रहे हैं आसपास वाली फिंगर्स। इसलिए हम बोल रहे हैं मॉर्फोजेनेटिक कॉन्स्ट्रेंट्स हैं क्योंकि लिमिटेड है यहाँ पर चीज। जो कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे यहाँ पर, राइट, जो कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे हमारे मिडिल फिंगर के, वही लॉन्ग, वही कुछ ऐसे सिग्नल्स देते हैं जिसकी वजह से ये वाली चीज लॉन्ग होती है, हाइट अटेन कर लेती है, बाकी आसपास वाली चीजें या फिंगर्स हाइट अटेन नहीं कर पाती, शॉर्ट ही रहती, बिकॉज वहां कॉन्स्ट्रेंट वर्क कर रहा है, लिमिटेशन वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं कि और साइड्स में डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर साइड में ही हो रहा है। सेकेंड हम बात करते हैं कि जब हम फोर लिम्ब की बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स में, राइट, तो फोर लिम्ब में हम देखते हैं कि जो ह्यूमरस होती है वो ऑलमोस्ट सब में एक ही होती है, वन ही ह्यूमरस प्रेजेंट होती है, राइट? हमने कभी ऐसे कुछ स्ट्रक्चर नहीं देखा कि टू ह्यूमराई जो है वो कंबाइन हो रही है, ताकि वो टेंडन्स से अटैच हो सके। तो ऐसे कोई स्ट्रक्चर हमने आज तक नहीं देखी। दैट मींस ह्यूमरस में कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, कॉन्स्ट्रेंट है, डेवलपमेंट को रोक कर रख रखा है उसने। ह्यूमरस लॉन्ग हो सकती है बट ऐसा नहीं है कि वो दो में ही डिवाइड हो गई या सेल डिवीजन इतना ज्यादा हुआ कि दो ह्यूमरस बन गए। सो ऐसा कुछ नहीं है कि दो ह्यूमराई कंबाइन होकर टेंडन से अटैच, क्योंकि डेवलपमेंट एक लिमिटेड डायरेक्शन में ही होता है, ऐसा नहीं हर जगह डेवलपमेंट, और ये जरूरी भी है प्रोसेस। इसलिए हम बोलते हैं कि डेवलपमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं ये जरूरी होते हैं, बिकॉज अगर डेवलपमेंट हर डायरेक्शन में होने लगा ना तो हमारे हाथ, हमारे पैर बहुत वियर्डली दिखेंगे हम, राइट? ऐसा हो सकता है हमारे थंब हमें छोटा सा दिखे, फिंगर्स बहुत बड़ी बड़ी दिखे, सो हम बहुत वियर्ड लुक करेंगे। सो उस वे में ये बहुत जरूरी है कि कॉन्स्ट्रेंट लिमिटेशन वहां पर होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन डिफ्यूजन मॉडल वर्क करता है, ठीक है? मॉर्फोजेनेटिक कॉन्स्ट्रेंट्स के लिए रिएक्शन डिफ्यूजन मॉडल यहाँ पर वर्क करता है, और ये मॉडल किस तरह से वर्क करेगा ये भी देखने वाली बात है। जैसे रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रिएक्शन कैसे हो रहा है? मॉर्फोजेनेसिस क्रिएट होने के लिए। दैट मींस रिएक्शन का मतलब हुआ कि वहां पे मॉर्फोजेनेसिस
क्रिएट हो रहा है। डिफ्यूजन का मतलब हुआ कि न्यू मॉर्फोजेनेसिस जो है या डिफरेंट मॉर्फोजेनेसिस जो है वो वहां पर फॉरबिडन है, ठीक है, उसे फॉरबिड किया जा रहा है, उसे स्टॉप किया जा रहा है। तो दैट इज रिएक्शन डिफ्यूजन मॉडल। और इसी बेसिस पर हमारी रिएक्शन डिफ्यूजन काइनेटिक्स भी वर्क करती है। ये काइनेटिक्स इसी तरह वर्क करेगी कि रिएक्शन का मतलब हुआ वहां मॉर्फोजेनेसिस क्रिएट की जा रही है, रिएक्ट करवाया जा रहा है सेल्स को, ताकि वो मॉर्फोजन या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करे। लेकिन डिफ्यूजन का मतलब है कि कोई अगर न्यू या डिफरेंट मॉर्फोजेनेसिस बनने वाली है तो उसे फॉरबिड, उसे रोका जा रहा है, उसे स्टॉप किया जा रहा है, डिफ्यूज किया जा रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि कहीं बॉम्ब है तो हम बोलते हैं बॉम्ब स्क्वाड आकर उसे डिफ्यूज कर रही है, दैट मींस उसे रोक रही है, उसका जो फंक्शन है उसे वहां पर रोक रही है। तो यहाँ पे भी वही चीज करता है ये कि न्यू मॉर्फोजेनेसिस को स्टॉप कर देता है, फॉरबिड कर देता है, ताकि बिल्कुल अलग वियर्ड स्ट्रक्चर ना देखने को मिले, ठीक है। और ये फॉरबिड क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पर काइनेटिक्स वर्क कर रही है और इस तरह से फॉरबिड कर रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हम लिम्फ फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 3 फॉर्म्स में लिम्फ फॉर्मेशन विजिबल रहता है, राइट? स्टाइलोपोड, ज़्यूगोपोड एंड ऑटोपोड। जब स्टाइलोपोड की बात करते हैं तो स्टाइलोपोड में ह्यूमरस एंड फीवर आते हैं, राइट? ह्यूमरस हम बोलेंगे कि हैंड बोन है और फीवर लैग बोन है। ये दोनों कौन से पार्ट्स हैं? प्रॉक्सिमल पार्ट्स। मिडिल पार्ट्स में हमें दिखती है रेडियस अल्ना एंड जब हम लैग की बात करते हैं तो टिबिया फिबुला। एंड जब हम ऑटोपॉड की बात करते हैं ये सबसे डिस्टल पार्ट है, तो यहाँ में हमें कार्पल्स, मेटाकार्पल्स दिखते हैं एंड नीचे टार्सल्स, मेटाटार्सल्स दिखते हैं। दैट मींस ऑटोपॉड पार्ट जो है वो हैंड और फुट को बनाता है। तो इस तरह का मैकेनिज्म रहता है और इससे चेंज नहीं होता। ये फ्रेम सेट है कि ह्यूमरस के आगे बढ़ना कैसे है, कैसे जॉइंट्स बनते हैं, ये सारी चीजें ऑलरेडी बेसिक फ्रेमवर्क के अंदर है। सो इसमें एक ऑल्टरेशन नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, स्ट्रक्चर्स को इसी तरह से फॉर्म होना है, ठीक है। ह्यूमरस के बाद रेडियस अल्ना ही बनते हैं, ये पूरा प्रोसेस सेम है। इससे अगर डेवलपमेंट हो जाए तो वो कॉन्स्ट्रेंट्स मिलकर उसे लिमिट कर देते हैं, रोक देते हैं। डिफ्यूजन मॉडल वहां वर्क करता है, स्टॉप करता है उस तरह के डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट को, राइट? नेक्स्ट हम बात करते हैं यहीं पे ही कि अगर लिम्फ बड में एंटी माइटोसिस या एंटी माइटोसिस फैक्टर आ जाए, जैसे कि हम बोलेंगे कॉल्चिसिन है, राइट? कॉल्चिसिन क्या है? हमारा एंटी माइटोटिक फैक्टर है जो कि माइटोसिस को रोकता है। तो लिम्फ बड फॉर्मेशन के टाइम पे इफ यहाँ पे कॉल्चिसिन आ जाता है या प्लेस किया जाता है तो क्या होगा? सेल्स जो होंगे वो माइटोसिस शो नहीं करेंगे, सेल डिवीजन कुछ हद तक रुक जाएगा, राइट? सेल डिवीजन रुकने का कारण क्या रहा कि कॉल्चिसिन वहां पर इंटरफेयर करेगा, रोक कर रखेगा, बाइंड करके रखेगा। तो इसके कारण हमें क्या दिखेगा कि ह्यूमरस बन रही है, कोई भी बोन जो बन रही है वो शॉर्ट बन सकती है, राइट? मतलब उसकी साइज छोटी हो सकती है, पर ये नहीं है कि वहां पर ह्यूमरस के बाद कोई और स्ट्रक्चर, ठीक है। नो डाउट साइज छोटी हो सकती है कि सेल डिवीजन रुक गया है, स्टॉप हो गया है, एंटी माइटोसिस फैक्टर वहां पर वर्क कर रहा है, इसलिए ये सब चीजें हो सकती है, बट साइज जो है, हाइट जो है वो शॉर्ट हो सकती है। सो इस तरह की प्रोसेस विजिबल रहती है।
नेक्स्ट हम बोलते हैं कि सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ड्रोसाइट्स की होती है, और ये कॉन्ड्रोसाइट्स फिर नोड्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। जब भी फॉर्मेशन का टाइम आता है तो ये सारे कॉन्ड्रोसाइट्स अपने आप खुद के बेसिस पर ऑर्गेनाइज होते हैं, तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है। देन सेकेंडली ये एक जगह पे ऑर्गेनाइज्ड होकर नोड्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। नोड्यूल्स मींस जहां पर ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ प्रेजेंट है। सो नोड्यूल्स में चेंज होकर फिर बड्स बनाते हैं एंड देन स्ट्रक्चर को कंटिन्यू आगे करते हैं। एक चीज जो हमें और देखने को मिलती है वो ये है कि TGF बीटा 2 जो है ये फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल रहता है हमारे सेल डिवीजन के लिए और मॉर्फोजेनिक कॉन्स्ट्रेंट्स के लिए, राइट। मॉलिक्यूल्स को क्रिएट भी करता है प्लस मॉर्फोजेनेसिस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देता है। तो TGF बीटा 2 एक बहुत कॉमन इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं हम मॉलिक्यूल रहता है। अब मॉर्फोजेनेटिक कॉन्स्ट्रेंट्स को हम एक बार देखते हैं कि कैसे ये यहाँ पर शो करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं एम्बाइस्टोमा मैक्सिकैनम की, राइट। इसमें हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। राइट, ऐसी संरचना कुछ हमें देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं 2 4 3 2 2, राइट। 1 to 5 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, ठीक है। ये फर्स्ट है और इसे हम बोलेंगे फिफ्थ। नेक्स्ट यही हमारे ऊपर वाला जो डेवलपमेंट होगा ये नॉर्मल डेवलपमेंट होगा, राइट। और नीचे वाला जो डेवलपमेंट होगा वो एनवायरनमेंट में चेंज आने के कारण डेवलपमेंट प्रोसेस है। सो एक नॉर्मल डेवलपमेंट है, एक एनवायरनमेंट में चेंज आने के कारण डेवलपमेंट। एक हम देखते हैं नॉर्मल डेवलपमेंट हेमीडेक्टाइलस, ठीक है। स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलता है डेवलपमेंट। राइट, कुछ
कुछ ऐसी हेमिडेक्टाइलस में हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, और जब एनवायरमेंटल चेंज हो जाता है उसके कारण क्या होता है देख लेते हैं। ठीक है, सेम चेंज हमें प्रोटियस में भी देखने को मिलेगा। प्रोटियस की भी एक स्पीशीज है, उसमें देखने को मिलेगा। राइट, सो ऐसा चेंज हमें मिलता है। ये फर्स्ट है, सेकंड है 2 2 2। ठीक है, तो हमने ये देखा एम्बाइस्टोमा में हमें 2 4 3 2 2 क्या मिल रहे हैं, कार्पल्स मिल रहे हैं। मेटाकार्पल्स ये हैं और नीचे की तरफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। सो इस तरह की स्ट्रक्चर्स, और ये आ गए, अगर ये हैंड है, फोल्डिंग है, तो रेडियस अल्ना होंगे, नहीं तो टिबिया फिब्रिला होंगे। राइट, सो ऐसे स्ट्रक्चर्स जब आगे जाते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, हेमिडेक्टाइलस में, तो नॉर्मल डेवलपमेंट में हम क्या देखते हैं 2 3 2 1 2 3 2 1। आगे के स्ट्रक्चर्स में कोई ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन ये वाले जो सेल्स हैं, इन सेल्स में रिडक्शन हो रहा है एनवायरमेंट डेवलपमेंट जब हो रहा है। ठीक है, एनवायरमेंट का जब इफेक्ट पड़ रहा है तो सेल्स कम बन रहे हैं, अलग तरीके से बन रहे हैं इस पोर्शन में। बाकी एज सच कोई चेंज नहीं दिख रहा है। सेम प्रोटियस में देख रहे हैं हम कि इन सेल्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, बाकी यहाँ आगे कार्पल्स पे कोई इफेक्ट नहीं। राइट, सो इस तरह से हम बोलते हैं नॉर्मल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट में चेंजेस होते हैं, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स क्रिएट किए जाते हैं ताकि डेवलपमेंट एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड कर सके। तो ये हमारा कहलाता है मॉर्फोजेनेटिक कॉन्स्ट्रेंट्स। लास्टली हम बात करेंगे थर्ड कॉन्स्ट्रेंट की, जिसे हम बोलते हैं फाइलेटिक कॉन्स्ट्रेंट। फाइलेटिक कॉन्स्ट्रेंट्स हमारे किस पे डिपेंड करेगा, इवोल्यूशन पे डिपेंड करेगा। और इवोल्यूशन पे ये वाला कॉन्स्टेंट टाइप जो है डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है ये चीज हम देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि इंडक्टिव इंटरेक्शन है, दैट मींस जो टिश्यूज आपस में कंबाइन हो रहे हैं या जो मॉड्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं वो एक दूसरे को इंड्यूस करते हैं ताकि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो सके। सो इस तरह का इंडक्टिव इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है। इंडक्टिव इंटरेक्शन, एक दूसरे से कंबाइन करना इंडक्टिवली। ठीक है, सेकेंडली हम कुछ स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, जैसे हम अगर बात करते हैं नोटोकॉर्ड की, वो भी किसमें
प्रोटोकॉर्डेट्स में, राइट। प्रोटोकॉर्डेट्स में जब हम नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये लार्वा स्टेज में प्रेजेंट रहता है, लेकिन जब ये एडल्ट स्टेज में आता है तो एडल्ट स्टेज में नोटोकॉर्ड वेस्टिजियल हो जाती है, राइट, किसी काम की नहीं रहती। वेस्टिजियल का मीनिंग होता है कि वहां पे अब उसका फंक्शन इतना ज्यादा नहीं है, अब ये ज्यादा फंक्शनल नहीं है, किसी काम की नहीं है, एक वेस्ट ऑर्गन की तरह ही प्रेजेंट, नॉन फंक्शनल ऑर्गन की तरह। बट हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे तो वेस्टिजियल है, बट एम्ब्रियो स्टेज में, राइट, एम्ब्रियो स्टेज में ये नोटोकॉर्ड, ठीक है, इस नोटोकॉर्ड के कारण ही न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि सेल्स में इंटरेक्शन होता है, नोटोकॉर्ड के ऊपर न्यूरल ट्यूब बनती है, तो इंटरेक्शन के कारण इंडक्टिव इंटरेक्शन है तो ये न्यूरल ट्यूब को फॉर्म करते हैं। एंड न्यूरल ट्यूब एंड तक एडल्ट स्टेज तक भी परसिस्ट करती है, बट नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज तक ही परसिस्ट कर पाती है, जो कि प्रोटोकॉर्डेट्स में एडल्ट स्टेज में ये देखने को नहीं मिलती। इसे एडल्ट स्टेज में ये वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह प्रेजेंट रहती है। तो ये हम इवोल्यूशन पैटर्न देख रहे हैं कि कैसे प्रोटोकॉर्डेट्स में इवोल्यूशन पैटर्न या फाइलोजेनी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट एग्जांपल हम चिक में देखते हैं, राइट, चिक डेवलपमेंट के टाइम पे कि जो हम बोलते हैं प्रोनेफ्रिक किडनी होती है, ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन के टाइम पे तो प्रेजेंट रहती है, बट बाद में क्या होता है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह होती है, राइट। बट एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्यों प्रेजेंट है, बिकॉज ये आगे जाकर बनाती है यूरेटेरिक बड, ठीक है, और ये बड हमारी फंक्शनल किडनी को फॉर्म करती है, राइट। दैट मींस वेरी मच क्लियर है कि चिक डेवलपमेंट के टाइम पे प्रोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट है, बाद में ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, बट यही किडनी आगे जाकर यूरेटेरिक बड बना रही है, और इस यूरेटर की बड से ही फंक्शनल किडनी का फॉर्मेशन होता है। एंड देन फिर ये जो फंक्शन परफॉर्म करती है, प्योरीफाई ब्लड एंड एक्सक्रीशन में जो रोल प्ले करती है, वो रोल इजीली यहाँ पर प्ले कर पाती है, ठीक है, ये फंक्शन परफॉर्म कर पाती है। तो यहाँ हमने दो एग्जांपल्स देखे कि कैसे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, यही आगे नहीं बढ़ रही, इसको लिमिट किया जा रहा है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तक, और फिर इसकी फॉर्मेशन आगे नहीं है। तो यहाँ कॉन्स्ट्रेंट क्रिएट किए जा रहे हैं फाइलोजेनी में ही या इवोल्यूशन के टाइम पे भी। तो इस तरह के दो एग्जांपल्स हमें देखने को मिले फाइलेटिक कॉन्स्ट्रेंट्स में, एक किडनी एंड सेकेंडली नोटोकॉर्ड का। नेक्स्ट हम बात करते हैं जितनी डेवलपमेंट स्टेज अर्लियर होगी उसे चेंज करना उतना ही हार्डेस्ट हो जाता है, ठीक है। जितनी पुरानी डेवलपमेंटल स्टेज है उतना ही हार्ड है उसे चेंज कर पाना, उसमें चेंजेस को क्रिएट कर पाना। ये चीज हम हमारे साइंटिस्ट बहुत इजीली एग्री करते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर या एक स्टेज होती है फेरेंक्यूला, ठीक है। ये फेरेंक्यूला स्टेज सारे वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलती है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सभी में फेरेंक्यूला स्टेज आती है, कॉर्डेट्स में सब में कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज में ये वाली स्टेज आती है। अब इसको हम देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं हमारे फिशेस, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में, राइट। तो इनमें फेरेंक्यूला स्टेज कब आती है, जब मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के जस्ट बाद में फेरेंक्यूला स्टेज में ऑब्जर्व की जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं मैमल्स की,
तो मैमल्स में फेरेंशियोला स्टेज आती है। ब्लास्टोसिस्ट का जब फॉर्मेशन हो जाता है ब्लास्टुला का, इसी के साथ एम्ब्रियन एंड कोरियन भी जब फॉर्म हो जाते हैं, उसके बाद ये वाली स्टेज फेरेंशियोला स्टेज ऑब्जर्व की जाती है। वहीं अगर हम एम्फीबियंस की बात करते हैं, राइट, तो एम्फीबियंस में जब रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, उस टाइम पर ये स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स अलग अलग फाइलोजेनी में अलग अलग टाइम पर एवोल्यूशन हो रहा है एंड कॉन्स्ट्रेंट क्रिएट किए जाते हैं कि इसी के बाद ये स्टेज आएगी, यहाँ पर इनके बाद ही ये स्टेज आएगी। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली गैस्ट्रुलेशन में एंटर कर जाएगी, राइट। यहाँ पर रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, उसके बाद ही ये स्टेज आएगी। तो यहाँ कुछ लिमिटेशन है, ठीक है, लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि ये स्टेज कभी भी आ जाए लाइफ टाइम, ठीक है, सब में फिक्स होता है, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क रहता है, उसके बेसिस पर ही डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। नेक्स्टली हम बात करते हैं कि जब अर्लीस्ट टाइम होता है डेवलपमेंट का, राइट, जब एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा है, सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, हमारे ब्लास्टोमेयर्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे अगर हम किसी सेल को बाहर की तरफ रिमूव कर लेते हैं या किसी सेल को चेंज कर देते हैं, किसी सेल को रिमूव कर लेंगे या किसी सेल को चेंज भी कर देंगे, तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वहां पर, ठीक है। लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आती है कि जिस टाइम पर ब्लास्टोमेयर डिवीजन के बाद गैस्ट्रुलेशन के टाइम पर एक स्टेज ऐसी भी आती है जब सेल्स में डिफरेंशिएशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, राइट। तो वहां पर हम ये देखते हैं कि हम अगर हार्ट के सेल्स को भी चेंज करते हैं या बाहर रिमूव करते हैं, तो आई डेवलपमेंट पर भी इफेक्ट पड़ता है, राइट। ऐसे हम बोलते हैं कि अगर हम मेसोडर्मल सेल्स को चेंज करते हैं या इनको बाहर निकालते हैं, इनको रिमूव करते हैं, तो हमारे किडनीज, लिवर्स, पैंक्रियास पर भी इफेक्ट पड़ेगा। वो भी अब फॉर्म नहीं होंगे या वेल फॉर्मेशन देखने को वहां पर मिले। दैट मीन्स यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एक स्टेज ऐसी आती है जब डिफरेंशिएशन हो चुका है, एक सेल को निकालने से दूसरे सेल पे भी इफेक्ट पड़ता है, और ये स्टेज जो है ये डेवलपमेंटल कॉन्स्ट्रेंट की तरह वर्क करती है, राइट। कि यहाँ पर लिमिटेशन है, आप कुछ भी बाहर नहीं निकाल सकते, लिमिटेड है कि ये सेल्स इसमें भी हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उस वे में अपने आप को चेंज कर रहे हैं एंड पूरे प्रॉपर ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर मॉड्यूल्स जो हैं डिफरेंट, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं और इंटरेक्शन के बाद ही वहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। सो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वो एक साथ मिलकर आते हैं, सेल्स में देखने को मिलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं फाइलेटिक कॉन्स्टेंट्स। दैट मींस डिफरेंट फाइलोजेनी में, या हम बोल सकते हैं इवोल्यूशन के टाइम पर, राइट, इवोल्यूशन के टाइम पर जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है स्पीशीज, तो उनमें चेंजेस दिख रहे हैं। वहां पर एक स्टेज के बाद टिश्यूज एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, तभी हम बोल रहे कि इंडक्टिव इंटरेक्शन है, ठीक है, इंड्यूस हो रहे हैं दोनों एक दूसरे से और सपोर्ट भी वहां पर पूरा फुल ऑन दिया जा रहा है, ताकि जो डेवलपमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हो, हर डायरेक्शन में डेवलपमेंट हो। सो ये आई होप कि ये वाला टॉपिक आपको क्लियर होगा। बहुत इजी सा टॉपिक था, डेवलपमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स, जिसमें हमने फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स की बात की, ठीक है, सेकेंडली मॉर्फोजेनेटिक कॉन्स्ट्रेंट्स की बात की, एंड थर्डली हमने बात की फाइलेटिक कॉन्स्ट्रेंट्स, जहाँ पर सारे कॉन्स्ट्रेंट्स मिलकर डेवलपमेंट को लिमिट करते हैं
और एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क जो सेट है, एक जो मॉडल सेट है, उस मॉडल के अकॉर्डिंगली ही वहाँ पर वर्क होता है और डेवलपमेंट प्रोसेस क्रिएट किया जाता है। सो इस तरह से डेवलपमेंट होता है।